वारासिवनी नगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम वारा बालाघाट मार्ग की मध्य रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार की दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक में एक बाइक चालक को टक्कर मारते हुए ग्राम वारा की रेलवे क्रॉसिंग के पास लगे लोहे के एंगल को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे लोहे का एंगल टूट गया। वहीं बाइक चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल बाइक चालक की पत्नी को उचित उपचार के लिए बालाघाट जिला चिकित्सालय से नागपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बासी के रहने वाले रितेश बिसेन उम्र 30 वर्ष सपरिवार नगर के वार्ड क्रमांक 1 शंकर नगर में निवास करते हैं, जो सोमवार की दोपहर अपनी पत्नी जागृति बिसेन 28 वर्ष के साथ बाइक से बालाघाट आ रहे थे। वहीं ट्रक का चालक मेंढकी निवासी नवीन रहंगडाले ग्राम रामपायली के पटेल राइस मिल से चावल भरकर वारासिवनी के ग्राम वारा स्थित पलास वेयर हाउस जा रहा था। जब वह ग्राम वारा की रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा, तभी अचानक बाइक सवार उसके सामने आ गया और उसके ट्रक से टकरा गया। वहीं ट्रक का प्रेशर पाइप फटने से वह अनियंत्रित होकर रेलवे के एंगल से टकरा गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद वहां आने जाने वालों के कारण भारी जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और दोनों तरफ लगी जाम को पुलिस ने खुलवाया। उसके बाद तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को बालाघाट जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक रितेश बिसेन की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी जागृति बिसेन को उचित उपचार के लिए नागपुर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक नितेश और घायल जागृति का विवाह गत 6 फरवरी 2022 को ही संपन्न हुआ था। दोनों इंदौर में एक निजी कंपनी में कार्य करते हैं। मृतक नितेश व जागृति कुछ दिनों पूर्व ही वारासिवनी आए थे और सोमवार को बाइक से बालाघाट जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वारासिवनी की ओर से आ रही ट्रक की गति बेहद तेज थी, जिसके कारण ट्रक का ब्रेक नहीं लगा और यह घटना घटित हुई। इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। यह नगर का दुर्भाग्य है कि बालाघाट नगर पालिका में जिम्मेदारों की न केवल आंखें बंद हैं, बल्कि उन्होंने कानों को भी बंद कर दिया है, जिससे उन्हें आम जनता की समस्याएं और परेशानी नजर नहीं आती है। शहर में सफाई की हालत को भगवान भरोसे है, लेकिन भरी गर्मी में भी नगर पालिका प्यासों को पानी नहीं पिला पा रही है। बालाघाट नगर पालिका ने तय किया था कि बालाघाट में एक निर्धारित संख्या में प्याऊ खोले जाएंगे। उसके उलट कम खोले गए प्याऊ में नगर पालिका मटकों तक की प्यास नहीं बुझा पा रही है, तो लोगों की प्यास तो दूर की बात है। नगर पालिका द्वारा गत दिनों जो कुछ प्याऊ खोले गए थे, उनकी हालत और स्थिति देखकर न केवल नगर पालिका के जिम्मेदारों की उदासीनता नजर आती है, बल्कि नगर पालिका की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली भी उजागर होती है। नगर पालिका द्वारा खोले गए प्याऊ पर ध्यान नहीं दिए जाने से प्याऊ शोभा की सुपारी बन गए हैं। जहां कई प्याऊ में पानी पिलाने वाले नहीं है, तो जहां है वहां के मटके खाली हैं। हालांकि अपनी रोजगारी न जाए इसलिए प्याऊ में बैठे लोग जरूर पानी आने की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातों से ही लगता है कि प्याऊ में नगर पालिका द्वारा जल प्रदाय नहीं किए जाने से उन्हें बाहर से पानी लाना पड़ रहा है। वहीं प्याऊ में जल प्रदाय का समय भी निश्चित नहीं है। कभी प्याऊ में जल प्रदाय करने वाला टैंकर सुबह आ जाता है, तो कभी दोपहर बाद भी उसके दर्शन नहीं होते हैं। चिंतनीय और आश्चर्य इस बात का है कि प्रशासक को नगर पालिका की गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं है और जो नगर पालिका ने प्याऊ की देखरेख के लिए कर्मचारी भी रखे हैं, उन्हें भी प्याऊ से कोई सरोकार नहीं है। तभी तो नगर पालिका द्वारा खोले गए प्याऊ में जहां कई स्थानों पर कर्मी नजर नहीं आते, तो कहीं लोगों की प्यास बुझाने रखे गए मटके ही प्यासे हैं। नगर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में लोगों को इस गर्मी में सबसे ज्यादा यदि किसी की आवश्यकता है तो वह है पानी। ऐसे में प्यासे को प्याऊ की तलाश होती है। शहर में नगर पालिका द्वारा खोले गए प्याऊ की हालत केवल औपचारिकता के रूप में नजर आ रही है, जिसकी ओर नगर पालिका प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। ऑफिस में एसी, कूलर की हवा और घर से पानी की बोतल लेकर आने वाले जिम्मेदारों को क्या पता होगा कि भरी गर्मी में सड़क पर प्यासे को शुद्ध जल की कितनी आवश्यकता है। फिलहाल नगर पालिका द्वारा नगर में लगाए गए प्याऊ केवल और केवल शोभा की सुपारी बन गए हैं और प्याऊ के नाम से खर्च होने वाली राशि को गोलमोल करने में जुटे हैं। नगर पालिका द्वारा खोले गए प्याऊ में काम कर रही दैवभोग कर्मी महिलाओं की माने तो दिन में कभी भी पानी आता है। कभी सुबह तो कभी दोपहर में पानी आता है और एक बार आने के बाद दोबारा पानी नहीं लाया जाता है। यदि मटके में पानी खत्म हो जाए तो उसे दूसरे दिन ही भरा जाता है। हालांकि एक महिला ने कहा कि प्रतिदिन पानी आता है, कभी नहीं आता तो वह बाहर से ला लेती हैं। पानी तो रोज आता है, लेकिन अभी आया नहीं है।
रोज आता है पानी? हाँ, काय पानी से आता है? वो टेंकर से ला के देते हैं नगर पालिका वाले। अच्छा, कल भी नहीं डाला था पानी, ऐसी ये सूचना कल मिली थी? तो छुट्टी थी ना, इसलिए शायद नहीं ला के डाले होंगे। अच्छा, तो अभी मैंने यहाँ से लाई थी 2-1 मटके पानी भरी हूँ मैंने। मैं यहाँ से लाके गार्डन से लाके 2-1 गार्डन से मटके, लाके भरे हो? हाँ 2-1 मटके भरी हूँ, तो अभी पिलाने के लिए है मेरे को। नगर पालिका के ही कर्मचारी हो? जी हाँ, हम नगर पालिका की। कल भी पानी नहीं डाला टैंकर वाला, आज भी नहीं डाला, तो बिना पानी के? परसों के दिन डाला था तो कल पिलाए बचा पानी। अच्छा, परसों के दिन पानी डाला था। कितने बजे आता है टैंकर वाला पानी डालने? हाँ, कभी 12 बजे आ देता है, कभी 9 बजे चला देता है, कभी 1:30 बजे तो तक। क्या एक दिन में एक बार आने के बाद वो दोबारा जब खत्म हो जाता है पानी तो टैंकर नहीं आता? आप कहाँ से लगे हो इसमें संचालित कर? नगर पालिका से ही हो? बालाघाट को हाईटेक मंडी का सपना दिखाकर हुडको और मंडी निधि की करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इतवारी बाजार का कॉम्प्लेक्स देखरेख के अभाव में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। वहीं कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान यहां लगाई गई ग्रिल, इलेक्ट्रिक स्विच की चोरी होने लगी है। स्थिति यह है कि बिना किराए की दुकानों पर कुछ लोगों ने अपना सामान रखकर कब्जा जमा लिया है, लेकिन जिम्मेदारों का कभी ध्यान नहीं गया। एक जानकारी के अनुसार इतवारी बाजार में पुलिस गश्त, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से आधा दर्जन से ज्यादा परिवार यहां से पलायन कर अन्यत्र बस गए हैं। और यदि ऐसा ही आलम रहा तो वह दिन दूर नहीं जब शेष बचे कुछ रहवासी भी यह क्षेत्र असामाजिक तत्वों के भय और अव्यवस्थित वातावरण से छोड़ जाएं। बताया जाता है कि इतवारी बाजार हाईटेक मंडी बनाने का सपना तत्कालीन समय में शहरवासियों को दिखाया गया था, जिसमें बताया गया था कि यहां कोल्ड स्टोरेज तक की व्यवस्था होगी, जहां किसान अपनी उपज को सुरक्षित स्टोर कर सकेंगे। हालांकि इस कथित हाईटेक को बने और मंडी प्रशासन को स्थानांतरित हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन इसी देखभाल नहीं होने से यह मंडी कॉम्प्लेक्स कम, कचरा घर ज्यादा नजर आती है। आलम यह है कि वर्षों से मंडी की साफ सफाई नहीं होने से मंडी परिसर में गंदगी का आलम है, और तो और लोगों की माने तो मंडी कॉम्प्लेक्स असामाजिक तत्वों का गढ़ बन गया है। बताया जाता है कि इस मंडी कॉम्प्लेक्स को निर्माण करने के लिए मंडी निधि की राशि के अलावा हुडको से आधी राशि लोन पर ली गई थी, जिससे मंडी प्रबंधन को दुकानों पर किराए पर देकर इससे मिलने वाले किराए से लोन की राशि अदा करना था। लेकिन सालों बाद भी लगभग 120 दुकानों में से एक भी दुकान मंडी प्रबंधन द्वारा किराए पर नहीं दी गई है, जिससे करोड़ों की मंडी से मंडी प्रबंधन को कोई आवक नहीं हो रही है। वहीं मंडी कॉम्प्लेक्स बनाए गए हुडको का लोन समय के साथ कर्ज के रूप में बढ़ते हुए डबल हो गया है। ऐसे में हुडको के डबल लोन को चुकाने के लिए मंडी प्रबंधन के सामने कोई हल नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जिम्मेदार कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रही हैं। मंडी प्रबंधन से इस मामले में चर्चा करने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से मंडियों में मीडिया में बयान देने से मना करते हुए मौखिक रूप से बताया कि मंडी कॉम्प्लेक्स में लगभग 120 दुकानें हैं, जिसमें नीचे तल की 35 दुकानों के लिए निविदा निकाली जा रही है, जिसे निविदा के बाद उच्चतम बोलीदार को दुकान प्रदान की जाएगी। हालांकि इसमें ये साफ नहीं है कि दुकानों का विक्रय किया जाएगा या उसे किराए पर दिया जाएगा। इतवारी बाजार स्थित कृषि आदान विक्रेता संघ कार्यालय द्वारा मंडी प्रबंधन को दिए गए पत्र में मांग की गई थी कि मंडी के न्यू कॉम्प्लेक्स में कीटनाशक दुकान के लिए ओपन ऑक्शन में दुकानों को कृषि आदान विक्रेता संघ के लिए आरक्षित कर उन्हें दुकान उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा था कि एक लाइन में विक्रेताओं को दुकान प्रदान की जाए ताकि अन्य दुकानदारों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने बताया था कि जिला कृषि उत्पादक जिला है, लेकिन कृषि उत्पादन यहां प्राप्त न होने से किसान इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिले में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि आदान विक्रेता को नीचे की दुकान आवंटित की जाए ताकि कृषि से उत्पादन सब्जी, अनाज सहित अन्य कृषि उत्पादन में किसानों को सहूलियत हो और जिला कृषि उत्पादक हब बन सके। इतवारी बाजार में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी अभय कोचर का कहना है कि मंडी कॉम्प्लेक्स देखरेख के अभाव में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, जहां यदि पुलिस पहुंचे तो भी असामाजिक तत्व कॉम्प्लेक्स की आड़ लेकर छिप जाते हैं और फरार हो जाते हैं, जिसे जितने जल्द हो सके इस कॉम्प्लेक्स को प्रारंभ किया जाए। यही नहीं बल्कि इतवारी क्षेत्र में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए यहाँ पुलिस गश्त, स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरे और इतवारी बाजार की ओर आने वाले मार्गों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। देखिए, कार्रवाई तो जो होना है, दुकानों की बिक्री होना है, नीलामी होना है या किराए से देना है, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, ये शासकीय प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यह जो कॉम्प्लेक्स है वर्तमान में असामाजिक तत्वों का गढ़ बन गया है और उस कॉम्प्लेक्स को लेकर के हम जैसे व्यापारी जो वहाँ पर व्यापार करते हैं, हमारे अंदर भी एक भय का माहौल बना रहता है, क्योंकि ऐसी कई बार अनेक घटनाएँ हुई जब अपराधी को पुलिस
पकड़ने आई या उनका पीछा की तो उस कॉम्प्लेक्स में एक बार घुस गए और फिर दोबारा ना मिले। तो ऐसा कई बार हुआ है कि वहाँ अपराधी के छुपने के लिए एक बोलना चाहिए कि बहुत ही सुरक्षित जगह है जहाँ पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ पाती। ऐसी 2-3 घटनाएं सामने आई हैं। उसके बाद ना लाइट की व्यवस्था है, ना इतवारीगंज में रेगुलर सफाई होती है। आप यदि इतवारीगंज का सर्वे करेंगे तो मैं समझता हूँ पिछले कुछ सालों में 10 से अधिक परिवार और दुकानदार उस क्षेत्र को छोड़ करके गए हैं। बालाघाट का हृदय स्थल होने के बावजूद उस क्षेत्र का विकास नहीं होना और वहाँ पर ऐसा भय का माहौल बना होना, मैं समझता हूँ एक तरह का दुर्भाग्य ही है। और शासन प्रशासन को इस पर तुरंत ध्यान दे करके सबसे पहले तो पूरा इतवारीगंज में प्रकाश की व्यवस्था की जाए, CCTV कैमरे लगाए जाएं और जो इतवारीगंज के तरफ आने वाली जो रोड है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। वह बिल्डिंग में जितने लोहे के सामान लगे हुए हैं, स्टील के सामान लगे हुए हैं, वो लगभग बहुत सारे सामान चोरी होते हुए दिख रहे हैं वहाँ पर बिल्डिंग में। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, शाम को 6 बजे के बाद जैसे ही सूर्यास्त होता है इतवारी बाज़ार का जो माहौल है वो अचानक से चेंज होने लगता है। यह एक अपराधियों का गढ़ बन जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ रेगुलर पुलिस की पेट्रोलिंग, प्रकाश की व्यवस्था, CCTV ये बेहद ज़रूरी है। न तो आने वाले समय में जो कुछ चंद व्यापारी वहाँ पे बचे हैं वो भी उस एरिया को छोड़ने में देरी नहीं करेंगे। सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 2 मई को केंद्रों में हिंदी का पेपर परीक्षार्थियों ने हल किया। हालांकि सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से प्रारंभ हो गई हैं, जहां सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा 26 अप्रैल से 24 मई तक चलेगी, वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 26 अप्रैल से 15 जून तक चलेगी। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट के सीबीएसई स्कूलों को मिलाकर 10वीं बोर्ड के लिए 2030 और 12वीं बोर्ड के लिए 1120 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन कराया है। 2 अप्रैल को हिंदी विषय का पर्चा परीक्षार्थियों ने हल किया। परीक्षार्थियों का कहना था कि प्रश्न पत्र काफी सरल था और अच्छा प्रश्न पत्र आया था। बहुत अच्छा पेपर है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? केंद्रीय विद्यालय। कौन से विषय का पेपर? हिंदी का था। हिंदी विषय बढ़िया गया, जैसे सोचे थे वैसे ही आया? बिल्कुल अच्छा। नहीं कोई टफ नॉर्मल था। कौन सा एग्जाम? अगला केमिस्ट्री है 7 तारीख। मिली जानकारी के अनुसार जिले में परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय में 59, महर्षि विद्या मंदिर में 101, आइडियल स्कूल वारासिवनी में 104, केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड में 63, आवासीय विद्यालय उकवा में 44 बच्चों ने एग्जाम दिया है। एग्जाम के दौरान नकल प्रकरण को रोकने के लिए कक्ष में 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा कोविड नियमों का पालन करते हुए आयोजित की गई, जिसमें परीक्षार्थी को मास्क के साथ ही स्वयं का सैनिटाइजर और पारदर्शी पानी की बोतल लाना है। परीक्षा का समय प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे का होगा। किसी प्रश्न पत्र में यह समय कम भी हो सकता है। बताया जाता है कि कोविड नियमों के तहत परीक्षार्थियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नियम के पालन के लिए परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था तैयार की गई है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 3 मई को भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना 6वां अवतार लिया था। इसी वजह से इस दिन अक्षय तृतीया के साथ परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ हो, लेकिन उनके गुण क्षत्रियों की तरह थी। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्रों में से चौथे पुत्र परशुराम थे, जो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। शास्त्रों में चिरंजीव में परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म धरती पर हो रहे अन्याय, अधर्म और पाप कर्मों का विनाश करने के लिए हुआ था। वे भगवान शिव की कठोर साधना करते थे, जिसके बाद भगवान भोले ने प्रसन्न होकर उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, जिसमें मिला परशु का भी एक था, जो उनका मुख्य हथियार था। उन्होंने परशु धारण किया था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया। भगवान परशुराम को ब्राह्मण समाज अपने आराध्य के रूप में पूजता है, इसलिए प्रतिवर्ष भगवान परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज विविध आयोजन करता है।
इसी कड़ी में आज 3 मई को भगवान परशुराम की जयंती पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा द्वारा नगर के नए श्री राम मंदिर में मनाई जाएगी, जहां प्रातः भगवान परशुराम के पूजन के साथ ही हवन पूजन एवं महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। 3 मई को मनाए जाने वाले भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव के पूर्व संध्या 2 अप्रैल को पूज्य ब्राह्मण सभा द्वारा नगर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें युवा, महिलाएं और सामाजिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली यह रैली भगवान परशुराम की जयकारों से गुंजायमान हो रही थी। पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा जिलाध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने बताया कि बीते 2 वर्ष कोविड काल के कारण भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस वर्ष भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत 2 मई को मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। वहीं 3 मई को भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव नए श्री राम मंदिर में विधि विधान के साथ मनाया जाएगा। प्रातः प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसके बाद मंदिर में पूजन, हवन और महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। 2 तारीख है आज परशुराम की जन्मोत्सव प्रकटोत्सव का शुभारंभ 3 तारीख को होने जा रहा है। 2 तारीख को उसके एवरेज में रैली निकाल रहे हैं। हमारे युवाओं का उत्साहवर्धन है। 2 साल से कोरोना काल होने की वजह से नहीं निकल पाई